इंडियन नेशनल कांग्रेस के हर साल जो अधिवेशन होते थे ना, उन अधिवेशनों के बारे में एक बार बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि भैया साल में एक बार मेंढकों की तरह निकल जाना और टरटराना, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। इन्हीं अधिवेशनों की हम बात करने वाले हैं। लेकिन हम अधिवेशनों, कौन से अधिवेशन की बात करेंगे? जो 1905 से लेकर 1947 तक अधिवेशन हुए हैं, क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो आपने अच्छे से पढ़ लिया है। उसमें कांग्रेस के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो मैंने आपको बता दी, और उनके जो प्रारंभिक अधिवेशन है वो भी आपको बता दिए गए हैं। प्रारंभिक अधिवेशन कौन से? 1885 से लेकर 1905 तक। इसमें जो भी अधिवेशन हुए हैं और इन अधिवेशनों की जिन्होंने अध्यक्षता की है वो सभी नरम दल के नेता थे। अर्थात आपको मालूम है कि जो कांग्रेस के सदस्य थे उसमें कुछ नरम स्वभाव के थे, मतलब उदारवादी स्वभाव के थे, और कुछ उग्रवादी स्वभाव के थे, मतलब गर्म स्वभाव के थे। तो जो उदारवादी स्वभाव के थे वो शुरुआत में हावी रहते हैं, शुरुआत में उनका वर्चस्व अधिक रहता है कांग्रेस में, 1885 से अगर 1905 तक की बात करें। लेकिन 1905 में जब जो बंगाल का विभाजन हो जाता है तो इससे पूरा हाहाकार मच जाता है। तो बंगाल के विभाजन के बाद अब उदारवादी नेताओं पर आरोप लगाए जाते हैं कि 20 सालों तक आपने जो राजनीति की है उसी का ये फल है कि अंग्रेज कुछ भी हमारी मानते नहीं हैं, हमें टॉर्चर कर रहे हैं, जो उनका मन कर रहा है वही कर रहे हैं। क्योंकि आपने तो लव लेटर लिखे हैं उनको, कुछ भी मांगना होता तो आप प्रार्थना करते थे, उनको याचिकाएं लिखते थे। और गर्म दल के जो नेता थे, उग्रवादी स्वभाव के नेता थे। उग्रवादी शब्द यहाँ पर पॉजिटिव शब्द है, इसको नेगेटिव में मत ले लीजिएगा कि उग्रवादी कहीं आप आतंकवादी ना समझ लीजिए, नहीं, मतलब वो कुछ गर्म स्वभाव के लोग थे, गर्म स्वभाव के नेता थे। जैसे लाल, बाल और पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और विपिन चंद्र पाल। मुख्य तौर पर ये तीन हैं, और भी बहुत सारे थे लेकिन ये तीनों का बहुत नाम है। तो जब बंगाल का विभाजन हो गया तो सबने कह दिया उदारवादी नेताओं को, देखिए भैया आपके बस की तो है नहीं, अब मौका दीजिए गर्म दल के नेताओं को। ठीक है, तो 1905 के बाद जो कांग्रेस के अंदर जो वर्चस्व जिसका हाई रहा वो गर्म दल के नेता थे, उग्रवादी स्वभाव के नेता थे। ठीक, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। 1906 में जो अधिवेशन हुआ था, 1905 में अधिवेशन हुआ था, आप सभी को मालूम है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अब 1906 में जब अधिवेशन होने वाला था ना, तब जो कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे, गर्म खेमे के लोग थे, उग्र स्वभाव के लोग थे, वो चाह रहे थे कि या तो लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने या बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष बने। लेकिन जो नरम स्वभाव के थे, जो उदारवादी स्वभाव के नेता थे, वो चाहते थे कि उनकी खेमे का जो पर्सन है, जैसे वो रास बिहारी घोष को चाहते थे कि वो अध्यक्ष बने। लेकिन 1906 में तो जैसे तैसे ये मामला सिमट गया, ना इनके खेमे का अध्यक्ष बना ना इनके खेमे का अध्यक्ष बना। तो दादा भाई नौरोजी, हालांकि दादा भाई नौरोजी भी उदारवादी नेता थे, लेकिन इनकी शख्सियत उस समय ऐसी थी कि इनको कोई ना कर ही नहीं सकता था। इतने सीनियर लीडर थे कि इनको कोई भी ना कर नहीं सकता था, इतने इनका वर्चस्व हाई था। तो दादा भाई नौरोजी बन गए, तो ना उग्रवादी नेता बोल सकते हैं, ना जो आपके उदारवादी नेता है वो बोल सकते हैं। तो 1906 में दादा भाई नौरोजी जब अध्यक्ष बने तो इन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो कांग्रेस ने ऑफिशियली स्वराज शब्द का प्रयोग इसी अधिवेशन में किया था, ये जान लीजिए। कांग्रेस के मंच से जो स्वराज शब्द का प्रयोग है वो पहली बार ऑफिशियली 1906 ईस्वी में कलकत्ता वाले अधिवेशन में हुआ था, इसका जिक्र किया गया था स्वराज शब्द का। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बात आती है 1907 की। अब 1907 में उग्रवादी जो नेता थे वो तो ठान लिए कि भैया अधिवेशन तो नागपुर में होना है, और या तो लाला लाजपत राय अध्यक्ष बनेंगे या बाल गंगाधर तिलक बनेंगे, लेकिन अध्यक्ष बना दिया जाता है रास बिहारी घोष को। इसी कारण से इस सूरत अधिवेशन में 1907 में जो हुआ था,
इसमें कांग्रेस के दो विभाजन हो जाते हैं, एक नरम दल और एक गरम दल। अब गरम दल का आगे वर्चस्व हाई रहने वाला था, आगे हाई वर्चस्व जो है गरम दल का ही रहने वाला था, लेकिन 1908 में एक ऐसी घटना घट जाती है जिसके कारण बाल गंगाधर तिलक को जेल में बंद कर दिया जाता है पूरे 6 वर्षों के लिए। पता है क्या किया था उन्होंने? उन्होंने अपने अखबार, उनका अखबार था केसरी, उस केसरी अखबार में 2 क्रांतिकारियों की बड़ाई कर दी थी। वो क्रांतिकारी थे, एक तो खुदीराम बोस और एक प्रफुल्ल चाकी। क्या किया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बंगाल में एक जज था किंग्सफोर्ड, उसको मारने का प्लान बनाया। तो रात के अंधेरे में एक गाड़ी आ रही थी, इन्होंने सोचा कि ये गाड़ी किंग्सफोर्ड की है, तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने उस गाड़ी पर बम फेंक दिया। वो गाड़ी फट गई, लेकिन उसमें किंग्सफोर्ड नहीं बैठा था, उसमें 2 महिलाएं, जो यूरोपीय महिलाएं बैठी थी, उनकी मौत हो जाती है, जिसके कारण खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है और जो प्रफुल्ल चाकी थे उन्होंने अपने आप को गोली मार दी थी। अब इन्हीं क्रांतिकारियों की बड़ाई कर दी थी किसने? बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार में। तो इसी कारण से इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर इनको जेल में बंद कर दिया गया 6 सालों के लिए। इसी कारण से जो गरम दल के नेता थे उनका जो आगे प्लानिंग थी वो थोड़ी सी धीमी पड़ गई, कुछ साल लेट हो गए। तो 1907 में रास बिहारी घोष अध्यक्ष रहते हैं सूरत वाले अधिवेशन में, इसमें कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन हो गया, याद रखेंगे। उसके बाद 1911 में अधिवेशन होता है कलकत्ता के अंदर। ये अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है, इसमें जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन पहली बार कांग्रेस के मंच से इसी अधिवेशन में गाया गया, 1911 कलकत्ता वाले अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता की थी बिशन नारायण दर ने, बिशन नारायण दर ने इसकी अध्यक्षता की थी, याद रख लीजिए। इसके बाद 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन के दौरान अब तक 1916 तक आ चुके थे जेल से छूट के बाल गंगाधर तिलक, हालांकि 1914 में ही आ गए थे। अब बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इन दोनों के प्रयासों से कांग्रेस में जो 2 भाग बटे थे ना वो आपस में मिल जाते हैं इसी अधिवेशन में 1916 में। और लखनऊ अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार के द्वारा हुई थी। इस अधिवेशन की खासियत ये भी है कि जब ये लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था, इसी समय लखनऊ में ही जो आपकी मुस्लिम लीग पार्टी है उनका भी अधिवेशन हो रहा था। तो मुस्लिम लीग पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों में भी समझौता हुआ और इस समझौते को लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता कहते हैं। इसमें कुछ बातों पर निर्णय हुआ कि भैया एक ही दिशा में काम करेगी आपकी मुस्लिम लीग और आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन कुछ साल बाद फिर से जैसे तैसे हो जाता है, ये वो अपने रास्ते, ये अपने रास्ते। ठीक, वो सब आप डिटेल में पढ़ेंगे ही, लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था। आगे जब मैं इंडियन नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। और ये वही अधिवेशन है लखनऊ वाला 1916 में, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा। ये उन्होंने नारा दिया था। इसके अलावा 1917 में अधिवेशन होता है कलकत्ता के अंदर, बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिवेशन है। ये अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस के इतिहास में ये पहला अधिवेशन होता है जब किसी एक महिला को अध्यक्ष बनाया जाता है। वो महिला है एनी बेसेंट, आयरलैंड की निवासी थी, ये इंडिया की नहीं थी, आयरलैंड की थी ये। ठीक, तो प्रश्न पूछा जाएगा कि भैया बताइए कांग्रेस के अंदर वो पहली महिला कौन थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? एनी बेसेंट। अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि पहली भारतीय महिला कौन थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तब जवाब होगा सरोजिनी नायडू। वो 1925 में बनी थी जब कानपुर में अधिवेशन होगा। ठीक, ये याद रखेंगे। उसके बाद 1918 में एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। आमतौर पर आप जानते हैं कि जो कांग्रेस के अधिवेशन होते थे ना, वो साल के आखिरी में
बुलाए जाते थे। 28, 29, 30 दिसंबर के आसपास ये मीटिंग इनकी होती थी। लेकिन इस बार 1918 में मुंबई में एक विशेष अधिवेशन बुला लिया गया था अगस्त लास्ट में, 29-30 अगस्त को, और 1 सितंबर तक ये मीटिंग चली थी। इसके अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम। ये इसलिए बुला लिया गया था क्योंकि इस समय जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो थी ना, वो ब्रिटेन पार्लियामेंट में पेश की गई थी, जिसके आधार पर अगले साल 1919 में 1919 का एक्ट आने वाला था, जिसे आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। ये जो एक्ट आया था 1919 का, ये इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने ये कानून बनाया था। मतलब 1818 में मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड इन दोनों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की ब्रिटेन पार्लियामेंट में। तो इसी रिपोर्ट की जो बातें थी वो कांग्रेस को अच्छी नहीं लग रही थी। इसी कारण से उन्होंने जल्दी से अधिवेशन बुलाया और इसके बारे में चर्चा करना चाह रहे थे। और आमतौर पर जो अधिवेशन होता है इनका हुआ, जो दिसंबर में अधिवेशन होता है, तो 1918 में अधिवेशन हुआ दिल्ली के अंदर। मदन मोहन मालवीय उन्होंने अध्यक्षता की और इस अधिवेशन में उद्देश्य रखा गया कि जो हिंदी हमारी भाषा है ना, इसका हम विकास करेंगे, उसके विकास पर जोर दिया जाएगा। अब 1919 में अधिवेशन होता है, बहुत इम्पोर्टेंट अधिवेशन, क्योंकि ये जानबूझकर अमृतसर में अधिवेशन बुलवाया गया था। क्यों बुलाया गया था? क्योंकि आप सभी को मालूम है कि 1919 में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हो चुका है। उसी की निंदा करने के उद्देश्य से, उसी के बारे में बातचीत करने के उद्देश्य से अमृतसर के अंदर ये अधिवेशन बुलाया गया 1919 में। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा हुई थी बच्चों। ठीक, इसमें कुछ ठोस एक्शन नहीं लिया गया कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि कांग्रेस इंतजार कर रही थी हंटर कमेटी की रिपोर्ट का। हंटर कमेटी की रिपोर्ट क्या थी? जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उसके बाद हंटर कमेटी का गठन कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। अब ये चेक करने के लिए कि जो जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी वो क्या सही थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या सही था या एक गलती थी। तब वो रिपोर्ट अभी तक नहीं आई थी जब इनका अधिवेशन हुआ। इसी कारण से इन्होंने कुछ ठोस कदम नहीं उठाए। किसके प्रति? जलियांवाले बाग का जो नरसंहार हुआ था उसके प्रति। लेकिन 1920 में रिपोर्ट जब आ जाती है तो उस रिपोर्ट से संतुष्ट बिल्कुल नहीं होते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले। इसी कारण से वो अधिवेशन के टाइम का इंतजार नहीं करते, पहले ही अधिवेशन बुला लेते हैं। इसे कहते हैं विशेष अधिवेशन। कलकत्ता में बुलाया जाता है 1920 में, और इसमें जो अध्यक्षता करते हैं लाला लाजपत राय अध्यक्षता करते हैं। अब इसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव रखा। क्यों? क्योंकि रोलेक्ट एक्ट आ गया था, उसको भी पसंद नहीं कर रहे थे, उसको काला कानून बताया जाता था। इसके अलावा जलियांवाला बाग का हत्याकांड हो चुका था। उस कारण से ये ठान लिया गया कि अब असहयोग आंदोलन हम चलाएंगे। और हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, वो भी इनके लिए अच्छा नहीं था, कांग्रेस के लिए। उसमें भी जनरल डायर को शाबाशी ही दी गई थी। तो इस कारण से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया, पारित हो गया और चलाने का निर्णय ले लिया गया। अब अधिवेशन 1920 वाले वर्ष में जो आमतौर पर दिसंबर वाले महीने में होता है वो हुआ नागपुर के अंदर, और विजय राघवाचार्य इसके अध्यक्ष रहे हैं। ठीक, उसके बाद 1923 में दिल्ली के अंदर अधिवेशन होता है। दोबारा से मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ये अध्यक्ष बनते हैं। ठीक, नहीं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अभी अध्यक्ष बनते हैं इसमें 1923 के अंदर। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसके बाद वाला महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार बेलगांव में अधिवेशन होता है। कर्नाटक के बेलगांव में अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता पता कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी कर रहे थे। महात्मा गांधी, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि एक ऐसा अधिवेशन का नाम बताओ जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो यही बेलगाम अधिवेशन है। और यही एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की है, अर्थात इसके अलावा कोई भी ऐसा अधिवेशन नहीं है जिसकी अध्यक्षता इन्होंने की हो। बस एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की है गांधी जी ने, वो बेलगाम में हुआ था कर्नाटक के, और 1924 में।
हालांकि सदस्य तो बहुत अधिवेशनों में रहे हैं, बहुत अधिवेशनों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन अध्यक्ष के तौर पर एक ही अधिवेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। 1901 में भी जब इंडिया आए थे कुछ दिनों के लिए, तब भी ये कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे, बताया हुआ मैंने पिछले लेक्चर में। तो एकमात्र ऐसा अधिवेशन बताओ जहाँ पे गांधी जी अध्यक्ष रहे हैं, बेलगाम। ठीक, इसके बाद 1925 में अधिवेशन होता है कानपुर के अंदर, सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्ष बनती है और भारत की पहली महिला है जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है, नोट कर लीजिएगा। और गाना है ना, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, वो यहीं पर गाया गया पहली बार, कांग्रेस के मंच पर इसी अधिवेशन में गाया गया। ठीक, और हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी, लेकिन अभी तक पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस की तरफ से कोई ऑफिशियली स्वीकार नहीं किया गया है। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली अभी नहीं स्वीकार किया गया है। वो जब आप पढ़ेंगे जवाहरलाल नेहरू का अधिवेशन होगा तब स्वीकार किया जाएगा। अभी फिलहाल हसरत मोहानी ने एज ए सदस्य के रूप में अपनी विचार रखा कि पूर्ण स्वराज की मांग की, लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की जा रही है। और 1927 में मद्रास के अंदर अधिवेशन होता है, M.A. अंसारी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। 1927 का इसलिए महत्वपूर्ण है, साइमन गो बैक का नारा इसी अधिवेशन में दिया गया था और यही यूज़ किया गया 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया। और उसी का विरोध करते चलते जब हड़ताल की गई थी, लाला लाजपत राय जी के ऊपर जो लाठियाँ बरसाई गई थी, सिर पे गहरी चोट आने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, ये आपने पढ़ा ही हुआ है, जानते हैं। अब ये वही अधिवेशन है लाहौर का जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी 1929 ईस्वी में। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने ऑफिशियली पूर्ण स्वराज का नारा दिया या पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया था कि अब पूरी तरीके से पूर्ण स्वराज चाहिए हमको, अब डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की गई बच्चों। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा कांग्रेस के द्वारा की गई है। यही कारण है कि 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान बन गया था, लेकिन लागू उसको करने के लिए 2 महीने का इंतज़ार किया गया। वो स्पेशल डेट 26 जनवरी 1950 ही इसलिए रखी गई क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। इसी कारण से 26 जनवरी का इंतज़ार किया गया। ठीक, इम्पोर्टेंट है। अब 1931 में अधिवेशन होता है कराची के अंदर, इसकी अध्यक्षता करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें इम्पोर्टेंट ये था कि गांधी इरविन समझौता होता है, जो गांधी इरविन समझौता होता है उसको स्वीकार कर लिया जाता है कांग्रेस के द्वारा। गांधी इरविन समझौता क्या था? गांधी जी और उस समय जो भारत के वायसराय थे इरविन, लॉर्ड इरविन, दोनों के बीच में समझौता होता है। जैसे पहला गोलमेज सम्मेलन हो चुका है, अब गांधी जी और मतलब कह सकते हैं कि कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। अब अंग्रेज ये समझ चुके थे कि भैया कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो इस गोलमेज सम्मेलन का कोई मतलब ही नहीं है। जो मेन बड़ी पार्टी है इंडिया की, वही नहीं अगर पार्टिसिपेट करेगी तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। छोटी मोटी पार्टी जाके इंग्लैंड खाना पीना खा के घूम के आ जा रहे हैं, तो इस गोलमेज सम्मेलन का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए दोनों के बीच में समझौता हुआ। कुछ बातें इरविन ने रखी, वो गांधी जी ने मान ली, कुछ बातें गांधी जी ने शर्त रखी, वो इरविन ने मान ली। जैसे इरविन ने कहा कि बाकी के जो 2 सम्मेलन होने वाले गोलमेज, उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। गांधी जी ने कहा ठीक है। गांधी जी ने कहा कि अभी जो आपने हाल ही में गिरफ्तार कर लिए हैं हमारे बड़े बड़े नेताओं को, उनको छोड़ दीजिए। तो इरविन ने कहा ठीक है, मैं उनको छोड़ देता हूँ, लेकिन उन लोगों को मैं गिरफ्तार करके ही रखूँगा जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं। जिनके ऊपर कोई वैसे नॉर्मल चार्जेस हैं उनको तो छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं वो मैं नहीं छोड़ूंगा। और इरविन ने कहा जो आप सत्याग्रह चला रहे हैं, कोई आंदोलन जो है वो बंद कर दीजिए, आंदोलन कोई मत चलाइए अंग्रेजी सरकार की ओर से। तो ये गांधी इरविन समझौता जो था वो स्वीकार कर लिया किसने? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने हरी झंडी दे दी, ठीक है भैया ये गांधी और इरविन समझौता जो है स्वीकार किया जाता है। और इसी अधिवेशन में 1931 में, कराची वाले ही अधिवेशन में
कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों की मांग रखी। पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग कांग्रेस के मंच से इसी अधिवेशन में रखी गई। अब उसके बाद 1937 में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं फैजपुर अधिवेशन की। फैजपुर जगह है महाराष्ट्र के अंदर। ये पहला अधिवेशन है जो एक गांव में हुआ था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो अधिवेशन बताइए जो एक गांव में कंडक्ट करवाया गया था, तो वो फैजपुर अधिवेशन ही था। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में अधिवेशन हुआ था। अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है 1937 में। इसके बाद 1938 1939 वाला अधिवेशन इतना महत्वपूर्ण है कि क्या बताया जाए। 1938 में अधिवेशन होता है हरिपुरा अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता करते हैं सुभाष चंद्र बोस। बहुत पॉपुलर इंसान थे। इनके बारे में क्या बताएं। आईसीएस में अधिकारी थे, इन्होंने पद छोड़ दिया था। इंडियन सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ ना, उस कारण से इन्होंने गुस्से में आकर आईसीएस का पद छोड़ दिया। इतनी बड़ी नौकरी जो है वो छोड़ दी थी। इतनी बड़ी शख्सियत थे ये। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा वाले अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। निर्विरोध चुने जाते हैं, कोई विरोध नहीं किया जाता है। इसके बाद 1939 में दोबारा से इनके नाम का प्रस्ताव रखा जाता है, लेकिन इस बार टांग फंसा देते हैं गांधी जी। गांधी जी कहते हैं कि भैया किसी को अधिवेशन अध्यक्ष को बना लीजिए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष नहीं बनाने दूंगा मैं। तो इनसे पूछा गया गांधी जी से, तो किसको बनाया जाए? तो इन्होंने कहा है पट्टाभी सीतारमैया को बनाइए। तो गांधी जी ने अपनी ओर से पट्टाभी सीतारमैया का प्रस्ताव रखा, लेकिन जो मेजोरिटी थी वो कह रही थी कि नहीं, सुभाष चंद्र बोस ही बनेंगे। तब इलेक्शन करवाए गए और इलेक्शन में जीत गए सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जब जीत गए इलेक्शन में, और उस इलेक्शन में कांग्रेस के जो सदस्य थे ना, उन्होंने हिस्सा लिया था। अब पट्टाभी सीतारमैया हार गए। गांधी जी को ठेस बहुत पहुंचा। गांधी जी ने ये ऐलान कर दिया कि ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये मेरी खुद की हार है। अब हुआ क्या, सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बना दिया गया 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन का। ये त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है। त्रिपुरा वो वाला त्रिपुरा नहीं, अगरतला की राजधानी। ठीक है, त्रिपुरा मतलब जिसकी राजधानी अगरतला, वो वाला त्रिपुरा नहीं। ये त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है। अब सुभाष चंद्र बोस इसकी अधिवेशन की अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन इनके रास्ते में बहुत ही कांटे पड़े हुए थे। क्यों? गांधी जी इनके पीछे पड़ गए। ये कोई भी प्रस्ताव रखते, गांधी जी मना कर देते, गांधी जी विरोध करते। चाहे वो अच्छा प्रस्ताव हो चाहे ना हो, वो सोचते नहीं, विरोध करते। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लाया गया, तो गांधी जी विरोध कर रहे थे। तो बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी नेता कहते हैं, जो कांग्रेस में उस समय शामिल थे, कि कांग्रेस, वो कहते हैं कि गांधी जी को उस समय ईगो प्रॉब्लम हो गया था। गांधी जी की ये सोच थी कि जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारी राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ा रही है, उसका नेतृत्व यही करें। जो भी राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे हैं ना, उसका नेतृत्व गांधी जी ही करें, और कोई नेता उनसे आगे ना पहुंच जाए, वो नेतृत्व ना करे, वो क्रेडिट ना ले। ये ईगो उनके पास था, इसलिए ऐसा करते थे। ये मेरी पर्सनल राय नहीं है, बड़े बड़े जो नेता उस समय थे ना, जो जीवित थे, वो कह गए थे। ठीक है, खैर कुछ भी हो, तो इसी के चलते सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस जी ने हाथ जोड़ लिए कि भैया मैं अब इस अधिवेशन का हिस्सा नहीं रहूँगा, और मैं कांग्रेस का हिस्सा भी नहीं रहूँगा। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और एक नई पार्टी बना ली, जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में ही किया था, कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद। ठीक, याद हो जाएगा। उसके बाद 1940 में रामगढ़ का अधिवेशन होता है। मौलाना अब्दुल कलाम दोबारा से अध्यक्ष बन जाते हैं, और इसी अध्यक्ष में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया और पारित हो गया। ठीक, जैसे कोई भी अधिवेशन चलाने होते थे ना, कोई भी आंदोलन चलाने होते थे कांग्रेस के द्वारा, तो पहले कांग्रेस की इस अधिवेशनों में सबकी राय ले ली जाती थी। अगर पारित हो जाता था संवैधानिक तौर पर, तभी आगे चला जाता था। अब 1946 का अधिवेशन होता है मेरठ के अंदर। इसके अध्यक्ष होते हैं JB कृपलानी। अब ये इस्तीफा देते हैं कब? नवंबर 1947 को। अब
15 अगस्त 1947 को देश हमारा आज़ाद हो गया। इसलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय JB कृपलानी थे। जैसे समझिए, दिसंबर महीने में 1946 में ये अधिवेशन के अध्यक्ष बने हैं। तो ये जब 1947 दिसंबर 1947 में अधिवेशन जब होगा ना अगला वाला, तब तक 1 साल के लिए वो अध्यक्ष रहते हैं। कोई भी अध्यक्ष जो है वो 1 साल के लिए रहता है, ठीक। अब उसके बाद जब इस्तीफा देते हैं तब आते हैं राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन जाते हैं। और राजेंद्र प्रसाद के बाद 1948 में जयपुर में अधिवेशन होता है। पट्टाभी सीतारमैया ये वही हैं जिनको हराया था सुभाष चंद्र बोस ने, तो ये पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष बन जाते हैं। इनका नाम आपने इंडियन पॉलिटी में भी पढ़ा होगा, JVP कमेटी पढ़ी होगी ना, JVP कमेटी। जब राज्यों का गठन पुनर्गठन चैप्टर आप पढ़ते हैं कि जब मांग हो रही थी कि राज्यों का जो गठन है, राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया जाए, तो उस समय सरकार के द्वारा JVP समिति का गठन किया गया। J मतलब जवाहरलाल नेहरू, V मतलब वल्लभ भाई पटेल, P मतलब पट्टाभी सीतारमैया। इन 3 लोगों के द्वारा एक कमेटी गठित की गई जिसका काम था जांच करना कि क्या भाषा के आधार पर राज्य का बांटना सही है या नहीं। तो ये है सभी अधिवेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो ये आपके 2 वीडियो में इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके जो प्रमुख अधिवेशन है वो कंप्लीट होते हैं। जो भी प्रश्न आएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस से यहीं से आएगा, देख लीजिएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे तक जाएंगे ना तो पूरे फोल्डर का लिंक है इंडियन नेशनल मूवमेंट का, पढ़ लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर क्लास नोट्स है वो भी ले लीजिएगा। अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।